तीनों घर के अंदर आ गए और देखने लगे। घर आलीशान था, पर साफ दिख रहा था कि कब से वहाँ कोई नहीं रहा। खन्ना अंकल, जो कि इस घर के मालिक थे और दिया के पापा के दोस्त थे, वो भी ज़्यादातर विदेश में ही रहते थे अपनी आंटी के साथ। कभी उनका आना हो तो भी कस्बे में ही उनकी 2 कोठियाँ और भी थीं। एक फार्म हाउस भी था, वो वहाँ रुकते थे। दिया ने सारा घर देखने के बाद फर्स्ट फ्लोर के कमरे को चुना, जहाँ मम्मी की गाहें बगाहें बड़बड़ाने की आवाज़ कम ही सुनाई दे। आखिर वो कुछ पल सुकून से रहने के लिए ही तो यहाँ आई थी। उधर दिया की मम्मी, उनका मूड खराब था कि वो घर होटल जैसा क्यों नहीं। उसकी साफ सफाई भी करनी थी और खाना भी बनाना था, और फिलहाल वहाँ कोई नौकर भी नहीं था। मम्मी गुस्से से बड़बड़ा रही थी जब कॉलबेल की आवाज़ आई। अब लो, यहाँ कौन आ गया? हम तो अभी आए हैं, मम्मी बड़बड़ाई। दिया ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक लगभग उस टैक्सी ड्राइवर की ही उम्र का एक लड़का था। उसके हाथ में एक थैला था। हाँ, दिया ने पूछा। जी, मैं दीपक, यहीं पास के दुकान में काम करता हूँ। वो खन्ना साहब ने फ़ोन कर दिया था, तो ये सामान। उसने थैले की तरफ इशारा किया। दिया ने वो ले लिया। उस लड़के ने अपना नंबर भी दिया कि अगर और किसी सामान की ज़रूरत हो तो वो उसे फ़ोन कर सकते हैं। वो घर पर दे जाएगा। वो चला गया। दिया ने देखा कि वो कुछ अंडे, दूध और ब्रेड के पैकेट और मिलते जुलते ही कुछ और सामान दे गया था जो तुरंत उनके काम आने थे। सबने थोड़ा बहुत खाया पिया और सोने चले गए। मम्मी पापा ने ग्राउंड फ्लोर वाले मास्टर बेडरूम को चुना था। दिया अपने कमरे में बैठी मोबाइल को घूर रही थी। वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर विनय का नंबर घूर रही थी, जैसे देखने भर से उसे कॉल लग जाएगी। विनय ने अब उसे फ़ोन करना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर उसे लगता था शायद दिया को ये पसंद ना था। दिया ने कई बार उसका फ़ोन जो नहीं उठाया था, पर अब दिया उसे मिस कर रही थी। उसने फ़ोन साइड टेबल पर रखा और एक बेचैन सी नींद सो गई। ठक 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 ठक, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। दिया सोते हुए कसमसाई, पापा, कौन आ गया? और फिर आंखें बंद कर ली। ठक 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 ठक, किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। दिया उठकर बैठ गई और उसे याद आया वो तो दूसरे शहर में थी। अभी कुछ ही घंटे पहले ही तो वो यहाँ आई। फिर इतनी रात गए कौन आ गया? यहाँ तो कोई उन्हें जानता भी नहीं। फिर से दीपक आ गया क्या? उसने टाइम देखा, 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन खटखटा रहा हो? और मम्मी पापा की नींद क्यों नहीं खुल रही? शायद खन्ना अंकल का कोई परिचित होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। दिया ने आधी नींद में दरवाज़ा खोला और थमक कर खड़ी हो गई। बाहर का नज़ारा होश उड़ा देने वाला था। जहाँ घर का लॉन होना चाहिए था, वहाँ वही मनहूस स्टेशन था। वो प्लेटफॉर्म। वो घबरा कर पलटी, पर ये क्या? अब वो घर के दरवाजे पर नहीं, बल्कि एक ट्रेन के गेट पर खड़ी थी। दिया घबरा कर ट्रेन से वो प्लेटफॉर्म पर कूद गई। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वही वीरान स्टेशन। ये क्या हो रहा था? उसने चारों तरफ देखा। अजीब सा एहसास था। ना ठंड थी ना गर्मी, अजीब सा माहौल था। दिया ने हर तरफ देखा। भोर हो रही थी या दिन डूब रहा था, क्योंकि ना वहाँ अंधेरा था ना ही रोशनी। अजीब सा सूनापन था, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो स्टेशन उसी का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे कुछ काम था उसका वहाँ जो वो भूल गई थी। वो अनिश्चित सी
उस प्लेटफॉर्म पर चलने लगी और सूनी पटरियों को घूरने रही। और तभी, मैंने मना किया था ना यहाँ आने को। उसने पीछे से एक भयानक कर्कश आवाज़ आई। वो हड़बड़ा के पलटी तो सामने वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा था। मगर कुछ गड़बड़ थी शायद, क्योंकि वो अजीब डरावना सा लग रहा था और उसकी आवाज़ भी कुछ बदली हुई सी थी। मैं नहीं, वो दरवाज़ा, दिया हकलाने लगी। वो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था, पर देखते देखते अचानक उसके शरीर से लपटें उठने लगी, नीली लपटें, जैसे आग नहीं पानी की बनी हो। वो जलने लगा। दिया ज़ोर से चिल्लाई और मदद के लिए इधर उधर देखने लगी, मगर ना कोई उसकी मदद को वहाँ था और ना ही कोई उसे सुनने वाला था। धीरे धीरे जलता हुआ वो ड्राइवर काले धुएं में बदलकर गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। दिया ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। क्या हो रहा था? तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ें आई और बहुत धीमी सी छनक भी सुनाई दी। उसने धीरे से हाथ हटाकर अपने पीछे देखा। अब ये क्या नई मुसीबत थी? लाल साड़ी में एक औरत उसी की तरफ चली आ रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो दिया के सामने से गुजर गई, जैसे उसे देखा ही नहीं। दिया कुछ देर तो जड़ होकर उसे देखती रही, फिर उसके पीछे पीछे चलने लगी। सुनिए, हेलो, आप कौन है आप? वो डरती हुई बोली और तभी वो औरत उसकी तरफ पलट गई। दिया जोर से चीख मारकर उठ बैठी। उसने चारों तरफ देखा, वो अपने कमरे में ही थी। ओह, तो ये अब सपना था, अजीब और भयानक। वो स्टेशन, वो टैक्सी ड्राइवर और सबसे अजीब वो लाल साड़ी वाली औरत। वो क्यों दिखी उसे? शायद सफ़र की वजह से, या बीते दिनों में जो कुछ हुआ उसका मन बेहद अशांत था। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा, फिर वो दोबारा सो गई। सुबह तक वो ये सपना भूल चुकी थी। अब इतनी सुबह कहाँ चल दी? मम्मी ने आवाज़ लगाई। अब यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ कौन पहचानता है मुझे? दिया खींचते हुए बोली। वो घर से बाहर जा रही थी जब मम्मी ने उसे पीछे से टोका। अब जाने दो ना, घर में ही बंद रहना था तो हम यहाँ आए ही क्यों? पापा ने अधीरता से कहा। मम्मी चुप हो गई। दिया बाहर आ गई। अभी भी मौसम में धुंध और ठंड थी। वो एक हिल स्टेशन था और मौसम भी ठंड का ही था। जीन्स और स्वेटर, जैकेट, ऊनी कैप से लदी हुई दिया रोड पर पैदल चल दी। वो बहुत सुंदर पहाड़ियों से घिरा कस्बा था। वहाँ आज आबादी कम थी और ऐसा लग रहा था कि लोग बस अपने काम से काम रखते थे। चलते चलते दिया को पता ही नहीं चला कि वो जिस रोड पर चल रही थी वो स्टेशन को जाती थी। उसने स्टेशन को बाहर से देखा, फिर उत्सुकतावश वो अंदर चली गई। अभी दिन के वक्त अच्छी चहल पहल थी, जितनी कि उस छोटे से स्टेशन पर हो सकती थी। उसे पिछली रात उस टैक्सी वाले की बात याद आ गई। रात के वक्त यहाँ कोई नहीं आता, क्यों? आखिर रात में क्या समस्या है? सोचती हुई वो एक चाय की दुकान पर खड़ी हो गई। कुछ सोच के उसने अपना फ़ोन निकाला, उसे साइलेंट मोड पर किया और कान से लगाया। हाँ, बिल्कुल, सुबह ड्राइवर को भेज देना, सुबह तक तो पहुंच ही जाऊंगी। आज रात की ट्रेन है मेरी। हाँ बाबा, आ जाऊंगी। बोलते बोलते कनखियों से उसने देखा कि वो चाय वाला अपने हाथ रोककर चुपके से उसे देख रहा है। चल, अब रखती हूँ, बाय। उसने वो फर्जी फ़ोन कॉल ख़त्म की और तभी, मैडम जी। दिया पलटी। वो चाय वाला अपनी दुकान से निकलकर उसके पीछे खड़ा था। हाँ, दिया ने ऐसे बोला जैसे तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी हो। आप यहाँ नहीं आई हैं क्या? वो खीसे निपुरता हुआ बोला। हाँ तो, दिया बोली। वो आपका रिजर्वेशन है रात का? हाँ है।
तुम क्यों पूछ रहे हो? दिया ने आंखें सिकोड़ी। मैडम जी, एक बात बोले, ये छोटी सी जगह है और रातें तो और वीरान होती है यहाँ की। ऐसे में ये स्टेशन, यहाँ रात में कोई नहीं आता, बड़ी हद 7 बजे तक, उसके बाद घोर सन्नाटा। अरे, ऐसा तो कहीं नहीं सुना। क्यों पर? दिया हैरानी दिखाते हुए बोली, जैसे पहली बार सुनी हो ऐसा कुछ। अब मैडम जी, इधर तो ऐसा ही है। आपको जहाँ भी जाना हो दिन की ट्रेन पकड़ कर जाओ। अब उसके स्वर में चेतावनी का पुट था। दिया ने देखा कि कुछ और भी उसकी और चाय वाले की बातें सुनते उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे और अनुमोदन में सिर हिला रहे थे। सही बात है का मंत्रोच्चारण जारी था। इतना तो तय था कि जो दिख रहा था बात उससे ज़्यादा गंभीर थी। रात के वक्त जो स्टेशन होता है उसकी इस वक्त के इसके रंग ढंग से तो तुलना भी नहीं की जा सकती। दिया को उस कस्बे में आए 4-5 दिन हो चुके थे। अब वो सामान्य होने लगी थी। वैसे भी वो आदतन खोजी प्रवृत्ति की थी। उसकी कुछ स्थानीय लोगों से दोस्ती भी हो गई थी, पर कई बार उसे ऐसा लगता था, या शायद उसका वहम ही हो, कि राह चलते लोग उसे घूरते हैं, फुसफुसा के बातें करते हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि वो किसी से उस स्टेशन के बारे में बात करती थी, सवाल करती थी, और वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोई भी सहज उस स्टेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता था। उस बारे में पूछते ही बस ऐसे मुंह बना लेते थे जैसे स्टेशन सुन रहा हो और उसको बुरा लग जाएगा। सब खासा खौफ खाते थे उस स्टेशन का। रात हो चुकी थी। दीपक, जो लड़का पहले ही रात दिया के घर सामान पहुंचाने आया था, वो अपने मालिक की दुकान में ही सोता था। एक तरह से रखवाली भी हो जाती थी दुकान की, पर मालिक को नहीं मालूम था कि रखवाली की ज़रूरत तो कहीं और ही थी। वो रात में धीरे से उठकर अपने मालिक के घर के सामने गया और बगल की खिड़की पर एक छोटा सा पत्थर फेंका। कुछ देर बाद एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और उसे रुकने का इशारा किया। कुछ देर में वो नीचे आ गई और उसके साथ ही एक बैग भी था। वो उसके मालिक की बेटी थी और आज रात वो दोनों उस कस्बे से भागने वाले थे। सुन, बस अड्डे चलते हैं, मुझे उस मनहूस स्टेशन पर नहीं जाना, नैना बोली, जो उस लड़की का नाम था। डर गई क्या? दीपक बोला। हाँ और क्या, जाने कौन प्रेत मंडराता है वहाँ। लोग बातें तो करते हैं ना। अरे, हाँकते हैं सब। कुछ दिन पहले ही जानवरों की खाल के तस्कर भी पकड़ाए थे यहाँ। उन जैसे लोगों की हरकत होगी। दीपक लापरवाही से बोला। अरे पर नैना, हम पकड़ा सकते हैं बस अड्डे पर। स्टेशन चल, वहाँ कोई नहीं आता, भला हो इन अफवाहों का। दीपक बोला। अरे पर वो भूतिया। अरे कोई भूत नहीं रखा वहाँ। पिछले हफ्ते ही खन्ना साहब के मेहमान आए, वो भी रात में। उनको तो कुछ ना हुआ। मैं सामान पहुँचाने गया था उनके घर, वो भी रात में। मतलब वो रात में आए थे, समझी। अब चल भी। नैना एक लंबी समय तक हॉस्टल में थी और दीपक भी नया नया उस कस्बे में अपने मामा के पास काम करने आया था। इस तरह दोनों ने ही उस स्टेशन के आतंक को हवा में उड़ा दिया था। वो स्टेशन जा रहे थे। जो भी पहले से ट्रेन मिल जाएगी उस पर सवार होने के लिए वो आखिरकार स्टेशन आ ही गए। देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई भूत नहीं, बेकार ही हल्ला मचा रखा था। एक बेंच पर बैठता हुआ दीपक बोला। बोल तो तू सही रहा है, सच में ही यहाँ कोई नहीं। नैना चारों ओर देखती रहस्यमय आवाज़ में बोली। अरे डरपोक हैं सब, बस अब जो पहली ट्रेन मिले वो पकड़ लेंगे, बैठ आराम से। वो इंतज़ार करते रहे। 12 बज गया। दीपक बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। दीपक, ए दीपक, उठ, देख, यहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो रही है। अरे उठ ना,
पकड़ी जाएंगी नहीं तो। नैना दहशत से हर तरफ देखती हुई बोली। दीपक ने आंखें मलते हुए जमा ही ली। अरे हाँ, इतने लोग कहाँ से आ गए? अभी तो कोई नहीं था। हमें छिपना होगा। वो दिव्या को लेकर वहीं प्लेटफॉर्म पर रखे कार्टन के बॉक्सों के पीछे छिप गया। अब प्लेटफॉर्म पर अजीब से साए मंडरा रहे थे। यंत्र चलित से वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ना वो बातें कर रहे थे, ना ही उनके चलने से आवाज़ें आ रही थी। और अचानक ही माहौल में ठंड भी बढ़ गई। अजीब से लोग हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? नैना फुसफुसाई। क्या पता। अरे लगता है कोई ट्रेन आ रही है, चल उठ। अरे पर ये लोग, नैना बोली। तो दुपट्टे से चेहरा ढक ले, अब ट्रेन तो नहीं छोड़ सकते ना, चला। दीपक उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ा। एक पुराने ज़माने का भांप उड़ाती लाल रंग की दैत्याकार ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। दीपक देखना कितनी डरावनी ट्रेन है, मुझे नहीं जाना। अरे ये तो पागल है क्या? ये तो हा हा आ फैलती हुई नैना जोर से चीखी। उसने पहली बार उस मंडराने वालों को गौर से देखा। वो मुर्दे थे। प्लेटफॉर्म पर मंडराते कुछ लोग अब उनके ठीक सामने खड़े थे और अपनी सूनी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। सूनी सफ़ेद मटमैली सी आंखें। वो लोग जले हुए थे काले दूसर से। और तभी दहशत की एक और लहर के साथ दीपक ने देखा कि उस ट्रेन से भी वैसे ही जलते हुए मुर्दे उतर रहे थे। अब सबने मिलकर उन दोनों के चारों तरफ एक घेरे सा बना लिया। घेरे के अंदर खड़े वो दोनों थर थर काँप रहे थे, जिसका उस समय की ठंड से कोई लेना देना नहीं था। वो घेरा सिकुड़ता गया। वो मुर्दे पास आते रहे। तो इसीलिए लोग इस स्टेशन पर रात में नहीं आते। तो इसलिए रात के वक्त यहाँ आ गए तो वापस नहीं जाता था। दीपक और नैना सच जान चुके थे, मगर अब क्या फ़ायदा। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सबक साबित होने जा रहा था। अचानक वातावरण में रोशनी और गर्माहट फैल गई थी। उसके साथ ही फैल गई दीपक और नैना की चीखें भी। वो जल रहे थे, वही श्रापित नीली लपटें। आखिर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। देखा जाए तो कुछ हद तक पूरी भी हुई थी। ये दीपक तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, नंबर क्यों दिया फिर? सुबह सुबह मम्मी का कोसना जारी था। उन्हें दीपक से कुछ सामान मंगाना था। होगा यही वही होगा कहीं, क्या हुआ? टीवी का रिमोट हाथ में झुलाते पापा बोले। अरे सामान मंगाना था, तुमसे तो कुछ बोलना बेकार है। ओफो, अब शुरू मत हो जाओ सुबह सुबह, मैं लाती हूँ। दिया बाहर को निकल गई। दुकान बंद थी। वो उस कस्बे का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर था जो बंद था। मगर क्यों? उसने आसपास देखा कि किसी से पूछा जा सके। उसे एक ठेला दिखा जो सब्जियों का था। बहुत बुरा हुआ बेटा, बूढ़े सब्जी वाले ने दिया को बताया, जो वहीं दुकान की दूसरी तरफ ठेला लगाता था। क्या हुआ? दिया ने पूछा। अरे किस पे भरोसा करें आजकल? लड़का था, अनाथ था, सोचकर सेठ जी ने काम पर रखा, पर उन्हीं की बेटी से प्यार मोहब्बत शुरू किया तो किया, जान देने की क्या ज़रूरत थी? क्या दीपक ने जान दे दी? दिया अकचकाई। हाँ, खुद पर आग लगा के ख़त्म हो गए दोनों। घर से भागे थे साथ में। पुलिस को लाश मिली स्टेशन पे। भला स्टेशन कौन सी जगह हुई आत्महत्या करने की? दिया बोली और सब्जी वाला हड़बड़ा गया। वो बिटिया सुनसान रहता है ना वहाँ, तभी वो चारों तरफ देखने लगा। दिया भी उसका अनुसरण करती सब तरफ देखने लगी तो पाया कि आसपास स्थानीय लोग मंडरा रहे थे और उन्हें उस स्टेशन के बारे में बात करते सुन रहे थे। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था।
यार ये कोई गुनाह है क्या उस बारे में बात भी करना। दोपहर खाने के बाद वो अपने एक पड़ोसी राघव जी के घर पर उनका हाथ बटा रही थी, जो कि एक खुशमिजाज बुजुर्ग थे। दिया उन्हें बहुत पसंद करती थी और वो भी दिया से स्नेह रखते थे। अंकल एक बात पूछूं? दिया बोली, हाँ बेटा। गमले में खाद डालते हुए राघव जी बोले, ये स्टेशन की क्या कहानी है? दिया ने धीमे से पूछा। गमले पर काम करते हुए राघव जी का हाथ फिसल गया और दिया ने ये नोटिस भी किया। वो कुछ खास नहीं बेटा, काफ़ी पहले वहाँ एक दो मर्डर हो गए थे। सुनसान इलाका है ना, और शहर के बाहर भी है, तो बस। दिया ने पूछा, और जो कल रात हुआ, दीपक और उसकी गर्लफ्रेंड, वो तो आत्महत्या कर ली उन दोनों ने। गलत बात है, एक बार घर पर बताना तो था। राघव जी ने बच्चा पढ़ाया। पर अंकल, स्टेशन कौन सी जगह हुई सुसाइड करने की? चलो चलो, काम बहुत हो गया, मैं चाय बनाता हूँ, बोलकर वो घर के अंदर चले गए। पीछे बैठी दिया सोच रही थी कि स्टेशन के मामले में राघव जी ने उतना ही सच बताया जितना कि उस टैक्सी वाले ने बोला था। हालांकि दिन के समय वो स्टेशन बिल्कुल सामान्य नजर आता था, पर रात के समय वो क्या हो जाता था ये वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। रात का वक्त था। दिया बाथरूम से अपने बेडरूम में आई। उसकी नज़र मोबाइल पे पड़ी। मिस्ड कॉल। उसने टैप किया। अरे, दीदी का कॉल। समय देखा तो 12 बज चुके थे। उसने कॉल बैक किया। देर तक रिंग गई पर जवाब नहीं आया। दिशा का देर रात फ़ोन करना सामान्य सी बात थी, इसीलिए दिया ने ज़्यादा नहीं सोचा और सुबह बात करूँगी सोच के वो सो गई। मगर काश कि उसने कॉल बैक नहीं किया होता, क्योंकि ठीक उसी वक्त दिशा उस भयानक स्टेशन में कार्डबोर्ड के बॉक्स के पीछे छिपी बैठी थी। जब दिया का कॉल आने से उसका फ़ोन बजने लगा और सारे मुर्दों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया और एक भयानक सी पुराने ज़माने की भांप उड़ाने वाली ट्रेन भी आ चुकी थी। ट्रेन से भी मुर्दे उतरने लगे। सारे मुर्दे उसे घेर कर खड़े थे। वो सड़े हुए जले शरीर थे, जिनके कपड़े भी जलकर मांस से चिपक गए थे और सारे सफ़ेद धूसर आँखें मानो मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। सब उसे घूर रहे थे और पास आते जा रहे थे। दिशा भागना चाहती थी, पर कैसे? एक मुर्दा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दिशा ने घबराकर उसे धक्का दिया। जिस पल दिशा ने के हाथों ने उस मुर्दे को छुआ, उसी पल दिशा के शरीर से वही नीली लपटें उठने लगी। उसका पूरा शरीर जलने लगा। रात के सन्नाटे में उसकी चीखें गूंजने लगी, जिसे सुनने वाला भी वहाँ कोई न था। वो भयानक शापित मुर्दे आखिर चाहते क्या थे? क्या सिर्फ लोगों को मारना ही उनका मकसद था? सारा शहर क्यों उस भूतिया स्टेशन के बारे में बात करने से कतरा रहा था? इन सारे सवालों के जवाब के लिए कहानी जारी है। वो साधारण सी सुबह थी। उस पूरे परिवार को तो पता तक नहीं था कि कितनी हौलनाक खबर उनका इंतज़ार कर रही थी। दिया फ़ोन लेकर परेशानी से घर के हॉल में घूम रही थी। मम्मी, दी से बात हुई क्या? उसने चाय के समय माँ से पूछा। नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? मम्मी बोली, कल रात में कॉल आया था, मुझसे मिस हो गया, अब कॉल लग ही नहीं रहा। दिया परेशानी से बोली, अरे जहाँ उसका ऑफिस है ना, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लग जाएगा कुछ देर में। अखबार मोड़ते हुए पापा ने कहा। दिया फ़ोन लिए बाहर को जाने लगी। बाहर जाकर ट्राई करती हूँ, उसने
जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े एक वर्दीधारी हवलदार को देखकर चौंक गई, जो बस उनका दरवाज़ा खटखटाने ही जा रहा था। आप? दिया ने हैरानी से कहा। जी, मैं स्थानीय चौकी का हवलदार हूँ, उसने विनम्रता से कहा। हाँ, दिया ने पूछा, और ना जाने क्यों उसी पल एक अजीब सी मनहूसियत ने घेर लिया उसे। भला पुलिस का उनके घर पर क्या काम? मम्मी पापा भी एक वर्दी वाले हवलदार को देखकर गेट पे आ गए। क्या हुआ दिया? कौन है? क्या हो गया? हाँ? दिया ने सवालिया नज़र से हवलदार को देखा। उसने जो आगे बताया, मानो उसके पूरे घर की छत ही उन पर आ गिरी। वो तीनों बदहवास से स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचे। जाने क्या देखने को मिलेगा। दिया की माँ रोए जा रही थी। दिया, दिया, सब ठीक तो होगा ना? देखना ये लोग क्या बोल रहे हैं। तेरी बहन, वो, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो फिर सुबकने लगी। मम्मी मम्मी शांत हो जा। दिया किसी तरह खुद को संभाले थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों का ही रो रो के बुरा हाल था। वो तीनों चौकी के दरोगा के ऑफिस में थे। दरोगा के पीछे वो हवलदार खड़ा था जो उन्हें वहां लाया था। आई एम सॉरी, आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मौके पर ही मौत हो गई है, दरोगा ने अफसोस से बताया। दिया की माँ वो सुनने के बाद बेहोश होकर एक कुर्सी पर लुढ़क गई। पापा उन्हें संभालने लगे, पर दिया पत्थर की तरह स्थिर खड़ी थी। एक्सीडेंट? वो अनिश्चितता से बुदबुदाई। हाँ, वो एक क्षतिग्रस्त टैक्सी में हमें पुराने पुल के पास मिली। शायद टैक्सी खंबे से टकरा गई थी, उसमें आग लग गई। ड्राइवर मिला नहीं, लगता है मौके से फरार हो गया। दरोगा ने इस तरह सारी बातें बनाई मानो रट्टा लगाकर बैठा हो। दिया उसे घूरती रही। मुझे अफसोस है, जानता हूँ आप सभी के लिए ये बड़ा मुश्किल समय है, मगर आप में से किसी को बॉडी की पहचान करनी होगी, दरोगा बोला। पापा उठकर आगे बढ़े। नहीं पापा, आप मम्मी को संभालिए, मैं जाती हूँ, दिया ने दृढ़ता से अपने सुबकते हुए पिता से कहा। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बड़ी बेटी को इस हाल में देखे। दिया रो नहीं रही थी, आगे बहुत कुछ संभालना जो था उसे। यही खासियत थी उसकी, मुश्किल वक्त में पत्थर की तरह हो जाती थी। फिर दिया जैसे एक एक टन का कदम रखते दरोगा के पीछे चली जा रही थी। उसके दिमाग में विचारों की जैसे आंधियां सी चल रही थी। भला ये कैसे संभव है? दी अचानक यहाँ इस कस्बे में वो कैसे पहुँच गई? पर क्यों नहीं, सरप्राइज देने की तो आदत थी उसकी बचपन से ही। दिया ने एक बोझिल सा घूंट भरा रोना रोक कर उसका गला दुखने लगा था, पर वो जानती थी कि अगर ये बांध एक बार टूट गया तो वो दोबारा खुद को नहीं संभाल पाएगी। नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। दिया ने कांपते हाथों से चादर हटाई और जैसे वो भयानक सच्चाई पत्थर की तरह टकराई उससे। हाँ, वो उसकी बड़ी बहन दिशा ही थी, जिससे कल उसने बात भी की थी। फिर पता नहीं क्यों उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिलहाल वो अब सामने टेबल पर एक जली हुई लाश की शक्ल में पड़ी थी। उसका ऊपरी चेहरा और कुछ बाल जलने से रह गए थे, बस मामूली झुलसे ही थे, पर पूरा शरीर जल चुका था। वो पागलों की तरह उसके चेहरे पर से बाल हटाने लगी। अपनी बड़ी बहन दिशा की शिनाख्त करने के बाद दिया ने जोर देकर अपने माता पिता को वापस भेज दिया। अब वो थाने में दरोगा के सामने बैठी थी। बहुत दुखद है ये जो कुछ भी हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है। हादसे तो कभी भी किसी के भी साथ हो जाते हैं। वैसे आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते, दरोगा ने पानी का गिलास दिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दिया ने गिलास की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि
बल्कि तेज तीखी ठंडी नज़र दरोगा पर डाली। उन आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। दरोगा सकपका गया। उसने हड़बड़ाकर अपने पीछे खड़े हवलदार को देखा तो उसने अनिभिज्ञता से कंधे उचकाए। पर आप तो यहीं के हैं ना दरोगा साहब? झूठ बोलने से पहले कम से कम अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया होता। दिया फुफकारती हुई से बोली। क्या मतलब? दरोगा सकपकाया। क्या मतलब? दरोगा सकपकाया। मतलब ये कि मेरी बहन पुराने पुल के पास क्या कर रही थी? वहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका? हम जहाँ रहते हैं वो जगह तो स्टेशन से बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ती है ना? मगर स्टेशन से निकल कर सीधी रोड पकड़ो तो वो पुल आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक टैक्सी वाला अपने ही शहर का रास्ता भटक गया? दिया ने पूछा। दरोगा बुरी तरह हड़बड़ा गया। उससे कुछ बोला ना गया। मैं बताती हूँ। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरी बहन के साथ जो भी हुआ उस मनहूस स्टेशन पर ही हुआ। उसके इस कस्बे में कदम रखते ही हुआ। ज़रूर कुछ वैसा ही दीपक और नैना के साथ भी हुआ था, जैसा अब तक इस कस्बे में ना जाने कितनों के साथ हो चुका होगा। तो ये कहानी गढ़ना बंद कीजिए और साफ बताइए क्या हुआ था। पूरा थाना शांत हो गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये हादसा था और कुछ नहीं। दरोगा अपनी झेप मिटाते हुए बोल ही रहा था कि बस बहुत हुआ। दिया चिल्लाती हुई खड़ी हो गई। क्या छुपा रहे हैं आप लोग? क्या है उस स्टेशन में जिसके बारे में लोग अब पुलिस तक झूठ बोल रही है? लड़की शांत हो जाओ वरना तुम सबकी मौत का कारण बनोगी। दरोगा दांत पीसता सा बोला, मगर दिया गुस्से से घूरती रही। तभी वो हवलदार बीच में बोला, जाने दो साहब, बेचारी ने बहन खो दी, अपनी दुखी है। मैडम आप घर जाइए, हम पोस्टमार्टम होते ही खबर करेंगे। हवलदार ने दिया को आंखों से इशारा किया। दिया की नज़रें बस एक पल को उस हवलदार से मिली और उसे महसूस हुआ कि उन आंखों के उसके प्रति हमदर्दी के अलावा भी बहुत कुछ था, जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रहा हो पर हिम्मत न कर पा रहा हो। दिया पुलिस स्टेशन से निकल गई। अब वो पैदल ही सारा कस्बा खंगाल रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। आसपास बहुत से लोग घूर रहे थे उसे, मगर उसे अब किसी की परवाह भी नहीं थी। कुछ भी करके उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना चाहती थी। जब वो पहली बार इस कस्बे में आए थे तो जो उन्हें उनके घर ले गया था, वही दिया को अब यकीन होने लगा था कि उस रात वो ज़रूर उनके लिए ही उस स्टेशन पर था। अब वही कुछ बताएगा। वो बाजार में भटकी, बस स्टैंड पर भटकी, पर वो कहीं नहीं मिला। ना जाने कहाँ गायब हो गया कमबख्त। वो परेशानी से बोली, खैर मैं जानती हूँ तू कहाँ मिलेगा। अब यही सही। दिया बुदबुदाई और घर आ गई। दिया घर पर अपने कमरे में बंद रही। पूरा दिन उसने बस रात होने का इंतज़ार किया। आखिर रात के 10 बज ही गए। दिया दबे पांव घर से निकली। उसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। भला कौन रोकता उसे? उसके माँ बाप तो अपने ही दुख में डूबे हुए थे। जब वो अपने माता पिता के कमरे के सामने से गुजरी तो अंदर से सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को जब्त करके वो वहाँ से निकली और वो स्टेशन की तरफ चल दी, वो भी रात के वक्त। कुछ देर बाद वो स्टेशन पर थी। वहाँ वही धुंध भरा मनहूस डरावना माहौल था। हड्डियाँ गला देने वाली ठंड और अजीब सी खामोशी पसरी थी। दिया की जगह कोई और होता तो सर पर पाँव रखकर भाग खड़ा होता। उसकी वीरान खामोशी, पुरानी रंग उड़ी दीवारें, सूनी बेंच और उस शांत माहौल में टिक टिक करती घड़ी ही काफ़ी थी किसी की धड़कनें रोक देने के लिए। मगर दिया के मन में अब डर की जगह
गुस्सा भरा हुआ था। गुस्सा उस मनहूस स्टेशन पर, उस कस्बे पर, वहाँ बसते लोगों पर। वो खामोशी से वहीं एक बेंच पर बैठ गई। वो कोशिश करने लगी कि दिशा के बारे में ना सोचे, पर रह रह कर के यादें घुमड़ने लगी थी। तो दीदी के सरप्राइज़ का ये मतलब था। वो यहाँ आ रही थी। काश उसने बताया होता। काश कि दिया ने पहले ही अपनी बहन से बात की होती। फिर उसे याद आया दिशा की वो कॉल जो उससे मिस हो गई थी। तो तब क्या वो किसी मुसीबत में थी जो उसे कॉल कर रही थी? ज़रूर यही बात रही होगी। दिया ने फिर वो ख्याल अपने मन से झटक दिया। नहीं, अभी वह कमज़ोर नहीं पड़ेगी। मगर दिया नहीं जानती थी कि अपनी ज़िद की वजह से वो कितना बड़ा खतरा मोल लिए बैठी थी। वो अब तक सुरक्षित थी क्योंकि समय नहीं हुआ था, और शायद उसकी किस्मत उसकी बहन जितनी खराब भी नहीं थी। दिया सर झुकाए हुए अपने ही विचारों में गुम थी जब सामने से एक आवाज़ आई, मैडम जी आप? दिया ने सर उठाया। सामने वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा था। वो इतनी परेशान थी कि उसके वहाँ आने का उसे पता तक नहीं चला। ओह, तो आ गए तुम? दिया व्यंग से बोली। मैडम चलिए यहाँ से जल्दी, उठिए, चलिए चलते हैं। ड्राइवर वो घबराया सा बोला। क्यों, क्या दिक्कत है यहाँ? दिया आराम से बोली और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। रात में स्टेशन पर नहीं आते, मैंने आपको बताया तो था। वो बेचैनी से बोला। मगर क्यों? दिया उसे जिद भरे स्वर में बोली। मैं आपको सब बताऊंगा, पर भगवान के लिए यहाँ से चलिए जल्दी। अब की बार वो हाथ जोड़कर बोला। सब बताओगे? जी जी ज़रूर बताऊंगा, अब चलिए। वो दाएं बाएं देखता हुआ बोला। रात का 11 हो रहा था। टैक्सी एक ऊंची छोटी सी पहाड़ी जैसी जगह पर खड़ी थी जहाँ एक छोटा सा मंदिर भी था। एक टीले पर वो ड्राइवर बैठा और दिया उसके सामने खड़ी थी। वो देख रही हैं आप? ड्राइवर ने हाथ से इशारा किया। ये जगह ऊंचाई पर है, यहाँ से लगभग आधा स्टेशन दिखता है। मैं रोज़ रात में यहीं होता हूँ और यहीं से उस स्टेशन पर नज़र रखता हूँ। जब भी रात के वक्त मुझे कोई वहाँ दिखता है, मैं भाग के जाता हूँ और उसे वहाँ से ले आता हूँ, जैसे आपको और आपके माता पिता को लाया था ना, वैसे ही। दिया हैरानी से उसे देखती रही। तो ऐसा वो रोज़ करता था, ड्राइवर ने आगे बताया। जो इसी कस्बे के हैं वो रात को उधर नहीं जाते, पर जो परदेसी हैं, जो बाहर से आते हैं, वो अक्सर शिकार बन जाते हैं उस मनहूस स्टेशन का। मैं भी बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप और छोटी बहन इस कस्बे में रहने को आए थे। 3 दिन बाद ही मेरे चाचा भी आने वाले थे। बापू चाचू को लेने स्टेशन पर पहुँचे पर वापस नहीं आए। हम बहुत परेशान हुए। घर पर थे बस मैं और मेरी बहन और माँ, और अगले दिन दोनों की जल चुकी लाशें मिली स्टेशन पर। वो ज़मीन को घूरता मशीनी अंदाज में बड़बड़ा रहा था। क्या? दिया सदमे से बोली। हाँ दीदी, वो ड्राइवर बोला। दिया का ध्यान गया कि वो अब उसे दीदी बुला रहा था। कभी नहीं पता चला कि वो कैसे मरे। मामले को दबा दिया गया। मैं तब छोटा था, मगर फिर भी इस बारे में जानने की कोशिश की, मगर कुछ भी पूछने पर पुलिस झिड़क देती थी और यहाँ के लोग भी धमकाते। हमसे कहा, मुंह बंद रख सको तो ठीक, वरना चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाते? सब बेच कर इस जगह पर बसने आए थे हम। ओह, फिर? दिया ने पूछा। ये सब चलता रहा। लोग गाहे बगाहे शिकार बनते रहे उस स्टेशन का। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने पता लगाया इस जगह से स्टेशन दिखता है, यहीं जहां हम इस समय खड़े हैं। फिर जब मैं टैक्सी चलाने लगा तो ठान लिया कि जो बापू और चाचू के साथ हुआ
वो मैं किसी और के साथ कभी नहीं होने दूंगा। जो अनजान लोग बाहर से आकर रात के वक्त यहाँ उतरते थे, भला उनकी क्या गलती। मैं यहाँ से उस स्टेशन पर नज़र रखता और जब भी कोई रात के वक्त वहाँ दिखता, मैं फ़ौरन अपनी टैक्सी से वहाँ जाता और उसे अपने साथ बाहर ले आता। तो कल तुम कहाँ थे? मेरी बहन भी तो उतरी होगी ना इसी स्टेशन पर, दिया ने पूछा। काश मैं तब जा पाता, मुझे बहुत अफसोस है। दीपक और नैना, आपकी बहन का भी? उसने मायूसी से बोला और अपने पाँव पे बंधी पट्टियाँ दिखाई। मैं कुछ दिन टैक्सी नहीं चला पा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? दिया अब थोड़ी नरमी से बोली। वो बहुत दुखी थी, बावजूद इसके ये बात उसके दिल को छू गई कि लड़का हर रात दूसरों की वजह से अपनी जान खतरे में डालता है। जब पूरा कस्बा रात के वक्त उस स्टेशन से कतराता है, तब ये चुपके से वहां जाता है, जबकि डरता तो ये भी था उस स्टेशन से। विष्णु, ड्राइवर ने बताया। अच्छा विष्णु, अब मुझे उस स्टेशन के बारे में बता। क्या है वहाँ? लोग क्यों मरते हैं? मैं नहीं जानता, वो बोला। दिया उसे घूरने लगी। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे सब बताओगे, वो चिढ़कर बोली। हाँ तो बताया ना मैंने दीदी, जो जानता था सब बताया। इसके अलावा कुछ मैं सच में नहीं जानता। तुम रातों में स्टीले से नजर रखते हो स्टेशन पर, तो तुमने कभी कुछ देखा नहीं? दिया बोली। ना। होता क्या है दीदी कि 12 बजते बजते उस पूरे स्टेशन पर धुंध फैलने लगती है। वो धुंध की चादर से ढक जाता है, तब यहाँ से कुछ नहीं दिखता। वो धुंध बस उसी स्टेशन पर होती है। विष्णु सांस खींचता हुआ बोला। कुछ भी? दिया ने मुंह बिचकाया। सच्ची, मुझे तो भूत प्रेत का चक्कर लगता है दीदी। अब ज्यादा हो रहा है, कोई तो हो जो कुछ बताए, दिया खींचती बोली। अरे कोई भी नहीं जानता कि उस स्टेशन का रात के समय का क्या पंगा है, क्योंकि किसी ने उसे देखा ही नहीं, और जिसने देखा वो कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं, विष्णु बोला। ऐसा कैसे किसी ने नहीं देखा? दिया खुद में ही सोचती हुई बोली। और तभी किसी ने तो देखा था, एक भर्राई आवाज आई। विष्णु और दिया पलटे तो देखा मंदिर की सीढ़ियों पे वही हवलदार बैठा था जिसने पुलिस चौकी में दिया से बात की थी, जो उसकी बहन की मौत की खबर लाया था। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा मैडम जी कि कोई है जिसने उस स्टेशन का काला सच अपनी आंखों से देखा था, और हाँ, वो जिंदा है, हवलदार बोला और उठ खड़ा हुआ। वो उनके पास आने लगा। विष्णु और दिया दोनों ये जानकर बेहद हैरान हुए। और कौन था वो जिसने सब देखा है? दिया ने पूछा। एक लड़का, एक छोटा सा लड़का जो वहाँ से जिंदा लौट के आया था, मगर ये सालों पहले की बात हो गई, वो बोला। क्या हुआ था? दिया ने पूछा। यही कोई 20 साल पहले की बात है, हवलदार ने बताना शुरू किया। 20 साल? दिया बीच में ही हैरानी से बोल पड़ी। इतने सालों से ये सब होता आ रहा है? हाँ, मेरे बापू और चाचा भी 17 साल पहले ख़त्म हुए थे, विष्णु बोला। इससे भी पहले से होता आ रहा है मैडम, हवलदार बोला। मैं उस भूतिया स्टेशन के किस्से सुन कर ही बड़ा हुआ हूँ, और 52 साल का यूं मैं ही हूँ, हवलदार बोला। ओह, तो क्या हुआ था? कौन लड़का बचा था स्टेशन से? दिया ने पूछा। हवलदार ने बताना शुरू किया। 20 साल पहले यहाँ एक नए स्टेशन मास्टर आए थे। आते ही उन्हें उस स्टेशन के बारे में आगाह कर दिया गया था, और वो मान भी गए थे। कुछ भी हो, रात के वक्त वो स्टेशन पर ना जाए। रात के वक्त वो हमेशा अपने स्टाफ क्वार्टर में ही रहते थे, जो स्टेशन के पास था। उनका एक बेटा था, लगभग 12 साल का। शायद वो उनकी पत्नी के पहले पति का बेटा था।
कुछ ही भी हो, बाप बेटे की नहीं बनती थी। वो स्टेशन मास्टर बहुत मारता पीटता था उसे। लड़के ने कई बार घर से भागने की कोशिश की, पर माँ की वजह से लौट आता। बहुत दया आती थी बेचारे पर। कभी वो जाहिल आदमी उसे मारता, गालियाँ देता, तो कभी भूखा तक रखता। उसके शरीर पर मार के निशान साफ देखे जा सकते थे। आसपास वालों ने समझाया भी, पर उस शराबी ने कभी अपने बेटे पर जुल्म ढाना बंद नहीं किया, बल्कि और भी क्रूर हो उठा। कभी वो उसे बुरी तरह मारता, तो कभी उसका हाथ जला देता, तो कभी बरसात की रातों में उसे घर से बाहर निकाल देता। वो सब सुनकर दिया के चेहरे पर गहन वितृष्णा के भाव आ गए। मतलब हद होती है। लड़का भी बहुत ढीठ था। वह माँ की वजह से सब सहता रहा। एक रात फिर मार कुटाई चालू थी, पर अब शायद उस लड़के का सब्र का बांध टूट गया था। वो घर से भाग निकला, गुस्से में भागते हुए स्टेशन तक पहुंच गया। पीछे पीछे स्टेशन मास्टर भी उसे चिल्लाते हुए हाथ में बेंत लेकर भागाने लगा। वो नशे में जो था। बाप रे! और उसकी माँ, मतलब स्टेशन मास्टर की पत्नी? दिया ने पूछा। हाँ, वो शोर मचाने लगी, आसपास वालों को मदद के लिए पुकारने लगी। लोग इकट्ठा भी हुए, मगर स्टेशन का नाम सुनते ही सबको हमेशा की तरह सांप सूंघ गया। कोई वहां जाने को तैयार न था। स्टेशन मास्टर की पत्नी विक्षिप्तों की तरह घर से निकलने लगी। वो अपने बेटे के लिए चिंतित थी, उस तक पहुंचना चाहती थी, मगर लोगों ने उन्हें भी सख्ती से रोका। कहा कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। हद लोग हैं यहाँ के भी, दिया आवेश से बोली। जब जानते हैं कि वो स्टेशन खतरनाक है, तो कोई उनकी मदद को गया क्यों नहीं? इसीलिए मैडम, क्योंकि लोग सब जानते हैं। सबको यही लग रहा था कि अब कोई फायदा नहीं, और फिर सबको ही अपनी जान प्यारी होती है, हवलदार ने कहा। खैर, फिर उनका क्या हुआ? दिया ने पूछा। अगले दिन जैसा कि डर था, लोगों को वहां उसकी जल चुकी लाश मिली, मतलब उस स्टेशन मास्टर की। और वो लड़का बच गया था। वह एक चाय की दुकान के अंदर छुपा हुआ था। वो सदमे में था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर लोगों को विश्वास था कि उसने कुछ तो ज़रूर देखा होगा। तो उसने कुछ बताया नहीं। सुनना कौन चाहता था? लोगों ने उनसे कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। जैसे उन्हें उस स्टेशन से दहशत होती थी, ठीक वैसे ही अब उस लड़के से भी हो रही थी। वो वहाँ से सलामत जो लौट आया था। गजब के लोग हैं फिर तो, दिया सिर हिलाती हुई कड़वाहट से बोली। फिर उसकी माँ ने उसे यहाँ से लेकर चली गई। हवलदार ने बात खत्म की। तो वो अकेला है जो स्टेशन का रहस्य जानता है? दिया ने पूछा। हाँ शायद, हवलदार बोला, पर अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ओह, तो क्या आप मुझे उस स्टेशन मास्टर का पता दे सकते हैं? दिया बोली। सरकारी कर्मचारी था, क्या मुश्किल है, पता करके दे दूंगा, हवलदार बोला। पर आप इतना सब कुछ कैसे बता पा रहे हैं? उस स्टेशन के नाम पे तो लोगों के मुंह सिल जाते हैं। इस कस्बे में जब से आई हूँ यही रवैया देखा है मैंने लोगों का, दिया ने कड़वाहट से पूछा। क्योंकि मैं भी अब सब जानता हूँ, हवलदार उदासी से बोला। 3 साल पहले उस स्टेशन ने मेरे बेटे को भी निगल लिया। कितना समझाया था, मगर वो नहीं माना। घर आया वो भी रात की ट्रेन। वो चश्मा उतारकर आंसू पोंछने लगा। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। दिया और विष्णु अफसोस से उसे देखते रहे। एक बात कहूँ मैडम जी, पुलिस में हूँ ना, और अब मैं थक गया उन लोगों की जली हुई लाश को ठिकाने लगाते लगाते, उनकी मौत के लिए अलग अलग बहाने बनाते बनाते, जैसा कि आपकी बहन के साथ भी किया गया। इस कस्बे के लोग तो सच्चाई जानते हैं, पर परदेसी
अक्सर उस हत्यारे स्टेशन का शिकार बनते हैं। हमें उन्हें बहलाना पड़ता है, मगर क्यों? कोई सजाने की कोशिश क्यों नहीं करता? दिया कड़वाहट से बोली। सबको लगता है ये एक श्राप है और जितना इसे छेड़ा जाएगा ये उतना ही बढ़ता जाएगा। इससे अच्छा सब दबा रहे हैं, ढका छिपा रहे हैं। वो लड़का दीपक, वो जो दुकान में काम करता था, वो और उसकी प्रेमिका नैना। आपको क्या लगता है उन लोगों ने क्या सचमुच आत्मदाह किया था स्टेशन पर? नहीं, वो स्टेशन पे मिलने गए थे, वीराने में, या फिर भागने, क्योंकि हमें एक बैग भी मिला उनकी लाश के पास से। मुझे तो पहले ही शक हुआ था। दिया बड़बड़ाई। जी यही होता है यहाँ, मतलब लोगों को फूंकता है वो स्टेशन और बहाना बनाते हैं हम। खैर, अब आप घर जाइए, बहुत रात हो चुकी है। मैं कल रिकॉर्ड से देखकर स्टेशन मास्टर की डिटेल आपको भेज दूंगा। विष्णु घर पर छोड़ आए ने। मगर विष्णु काफ़ी देर से उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। वो आंखें फाड़े वहाँ दूर नीचे उसी स्टेशन को देख रहा था जो इतनी दूर से किसी खिलौने की तरह लग रहा था। अब उस पर एक गाढ़ी मोटी धुंध छाई हुई थी। उसके पास नीचे स्टेशन पर क्या हो रहा था ये देखना संभव ही नहीं था। दिया ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 12 लगभग बज चुके थे। वो भी धुंध की चादर ओढ़े उस स्टेशन को देखती रही। उन तीनों को अंदाज़ा तक नहीं था कि उस मोटी धुंध के पार नीचे बहुत से मुर्दे मंडरा रहे होंगे वहाँ। टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। दिया उतरी और घर जाने लगी। तभी विष्णु ने पीछे से आवाज़ दी। क्या हुआ? दिया पीछे मुड़ती हुई से बोली। मैं आपको भी सतर्क कर दूं दीदी, वो रहस्यमय अंदाज में बोला। यहाँ कुछ लोग आपसे भी नाराज़ हैं क्योंकि आप उस स्टेशन के बारे में सबसे बहुत पूछती हैं। आपने हवलदार जी की बात सुनी ना? लोग वहाँ के बारे में बात तक नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है इससे बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। दिया को याद आया कि यहाँ किस तरह अजनबी उससे घूरा करते थे, फुसफुसाते थे। कुछ देर बाद दिया अपने कमरे में बैठी थी। अब तो कुछ भी हो जाए, वो उस चीज़ का सामना करके रहेगी जिसने उसकी बहन की जान ली थी। बस स्टेशन मास्टर के बेटे का पता चल जाए और दिन भर से जिस बांध को उसने रोक रखा था वो छूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी।